हेलो एवरीवन, एम्बिशियस ट्यूटोरियल फिर से हाजिर है अपने नए वीडियो के साथ में, जो कि क्लास 10 सीबीएसई का है। और आज हम क्लास 10 सीबीएसई में पहला टॉपिक पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। तो आज रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन सी थ्योरम्स लगती हैं इस बारे में जानेंगे। और आज का वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट तक के ही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर्स। देखिए, पिछले क्लास में क्लास 9th में हमने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, ठीक है ना। वहां पे हमको नंबर्स के बारे में बताया गया, नंबर सिस्टम क्या होता है ये सब बताया गया है, और नंबर कितने टाइप के होते हैं ये भी हमको बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है। और उन नंबर्स को कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, ये सब नॉलेज हमको क्लास 9th में दे रखी है, ठीक है। तो अब हम नंबर क्या है, कैसे हैं, कितने टाइप के हैं, इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम रियल नंबर्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे क्लास 10 का जो रियल नंबर है उसका हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड लेमा। ये एक थ्योरम है जो कि रियल नंबर्स के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। लेकिन यूक्लिड लेमा पे चलने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी, क्योंकि उन बातों को समझे बिना आपका यूक्लिड लेमा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए, आप सभी ने डिवीजन किया होगा, अब तक के मैथमेटिक्स करते आ रहे हैं तो हमने डिवीजन भी किया होगा। मान लिए कि आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज कर लिए, जैसे यहाँ पे एक नंबर है हमारा 389, ठीक, जिसको हमें डिवाइड करना है 15 से, ठीक है। तो ये हमारा डिविडेंड कहलाएगा और ये हमारा डिवाइजर कहलाएगा। दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। अच्छा, जब इसको हम डिवाइड करने चलते हैं तो 15 टू द 30, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 8 आ गया और ये 9 को हमने नीचे ले लिया। फिर 15 5 75, 9 minus 5 4 and 8 minus 7 1। तो आपने देखा क्या यहाँ पे कि एक डिविडेंड था, दूसरा डिविजर था। ये दो नंबर यहाँ पे थे शुरू में, जो हमें क्वेश्चन में दे रखे होंगे। भाई किसी चीज को अगर किसी चीज से डिवाइड करना है तो हमारा डिविडेंड भी दिया होगा क्वेश्चन में और डिवाइजर भी दिया होगा, ठीक है। तो दो चीजें आपको गिवन होंगी, ये दो नंबर आपको गिवन होंगे, ठीक है। जब आप पूरा डिवीजन कर लोगे, पूरी तरह से डिवाइड कर लोगे, तो आपको दो नए नंबर और मिलेंगे, एक ये नंबर और एक ये नंबर, ठीक है। इधर वाले नंबर को हम क्वोशिएंट कहते हैं और ये नीचे वाले नंबर को हम रिमाइंडर कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं जिसमें से एक से दूसरे को डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो आपके डिविडेंड और डिवीजर के पेयर के लिए आपको दो नंबर वहां पे और मिलेंगे, जो कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर होंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक ये डिवीजन हो गया। इसके बाद हम एक डिवीजन और देखते हैं, ठीक है। यहां पे हम डिविडेंड या डिवीजर में से कोई एक चीज को हम चेंज कर दें, ठीक है ना, चाहे डिविडेंड चेंज कर दें चाहे डिवाइजर चेंज कर दें। हम यहाँ पे डिवाइजर को चेंज किए दे रहे हैं। अब की हम डिवाइजर ले रहे हैं 13, डिविडेंड हमारा वही है 389,
इसको हम फिर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 13 3 ज़ा 39 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 13 2 ज़ा 26 ले लेंगे। और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 8 माइनस 6 जो है ये हमारा 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर इस 9 को हम कैरी ले लेंगे, मतलब यहाँ पे उतार लेंगे नीचे, ठीक है। और फिर से हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो 13 9 ज़ा 117 ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ये यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 7 2, और 2 में से 1 गया 1, और ये 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो अब की हमारा ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ठीक है। ये हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है। और ये हमारा रिमाइंडर है। तो अब जरा सा हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं ताकि कोई किस तरह की कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, एक हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं दोनों कैलकुलेशंस की। यहाँ डिवाइजर हमारा 15 है, यहाँ डिवाइजर हमारा 13 है। डिविडेंड हमारा दोनों केस में सेम है, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे जो क्वोशिएंट आ रहा है 25 आ रहा है, और वहां पे जो क्वोशिएंट आ रहा है वो 29 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है 14 आ रहा है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 12 आ रहा है, ठीक। यानी कि ये एक पेयर था डिविडेंड और डिवाइजर का, जिसके लिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये आए, ठीक है। और एक पेयर ये था डिविडेंड और डिविजर का, जिसके लिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये आए। इसी तरह से आप और भी अब की बार आप डिविडेंड चेंज करके देख लिए, डिविजर वही रखिए, ठीक है। तो जब आप 2-4 कैलकुलेशन करके देखेंगे तो वहां से आपको कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये जो डिविडेंड और डिविजर का पेयर होगा, ठीक है ना, उसके लिए जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा उसका पेयर यूनिक होगा, ठीक है। यानी कि एक गिवन डिविडेंड और डिविजर के लिए एक यूनिक पेयर क्वोशिएंट और रिमाइंडर का आएगा। आप डिविडेंड या डिविजर में से कोई एक चीज भी चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्वोशिएंट या रिमाइंडर में से कोई एक ना एक चीज का चेंज होना जरूरी है, ठीक है ना। फिर दोनों पहले वाले नहीं रह सकते हैं, क्वोशिएंट या रिमाइंडर, कोई एक का चेंज होना तो जरूरी है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे दोनों चेंज आएंगे, जैसे यहाँ पे क्वोशिएंट भी चेंज हो गया और रिमाइंडर भी चेंज हो गया, लेकिन हर बार ये नहीं होगा। कुछ केसेस में क्वोशिएंट सेम रहेगा, रिमाइंडर चेंज होगा, कुछ केस में रिमाइंडर भी सेम रह सकता है और क्वोशिएंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक का चेंज होना जरूरी है। मैं अपनी बात को फिर से रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना, कि डिविडेंड और डिविजर के लिए जो हमारे गिवन डिविडेंड और डिविजर हैं उनके लिए जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर का पेयर आता है वो यूनिक होता है, ठीक है। मतलब अगर डिविडेंड या डिविजर में से कोई एक भी चीज चेंज होगी तो उसके लिए क्वोशिएंट या रिमाइंडर में से किसी एक चीज का चेंज होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, तो एक इंफॉर्मेशन तो आपको ये मिल गई कि डिविडेंड और डिविजर के लिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर का पेयर यूनिक होता है। दूसरी चीज ये है कि इस डिवीजन को जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉन्ग डिवीजन
की तरह ही किया जाए, मतलब इस तरह इस पैटर्न पे ही लिखा जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखिए इस डिविडेंड को, ये डिविडेंड क्या है 389 है, ठीक है ना। तो ये जो 389 है ये कहां से आया है, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे आया है, और ये जो बचा वाला रिमाइंडर है इसको ऐड करने पे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और जब इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए जाए। इसी तरह से यहाँ पे ये 389 जो है, इसको हम 13 इंटू 29 करके और उसमें ये रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 389 आ जाएगा। अच्छा, तो अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाए तो रिजल्ट क्या निकलता है कि ये हमारा डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि किसी भी गिवन नंबर को हम इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम अपने पहले टॉपिक पे शुरुआत करते हैं, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। यहाँ पे हम यूक्लिड की थ्योरम समझेंगे, क्या बताना चाहिए हमको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यूक्लिड थ्योरम का लेमा का आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ a and b are two given positive numbers, then there exist unique integers q and r, such that a is equal to b into q plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b। अच्छा, ये सेम वही बात कह रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस की है कि अगर आपको डिविडेंड और डिवाइजर गिवन हो, यहाँ पे a और b जो दो नंबर गिवन है वो डिविडेंड और डिवीजर की तरह आप ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। ये जो दो गिवन नंबर हैं, ये इसमें से ये वाला जो है वो डिविडेंड है और ये वाला डिवीजर है। ये वाला डिवीजर क्यों है अभी हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो इसमें से ये डिविडेंड है और ये डिवीजर है। तो यहाँ पे डिविडेंड और डिवीजर हमारे गिवन है, ठीक है ना। और गिवन डिविडेंड और डिवीजर के लिए हमारा एक देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, ठीक है ना, एक पेयर यूनिक इंटीजर्स का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है q एंड r, ठीक है ना। यहाँ पे q हमारा क्वोशिएंट है और r हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो गिवन डिविडेंड और डिवीजर के लिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर का जो है वो यूनिक पेयर होगा, ठीक है ना। और सच दैट उसको लिखा कैसे जा सकता है, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये चीज हमने आपको पहले ही लिख के दिखा दी थी। यूक्लिड लेमा भी वही बात कहती है। अब चूंकि हम पहले समझ गए हैं, समझ चुके हैं इस चीज को, इसलिए अब इसको समझना आसान हो गया है। अगर आप ये डायरेक्ट इस थ्योरम को समझना चाहते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। अच्छा, b ही क्यों डिवीजर होगा, इसका जवाब यहाँ पे है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है ना, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब जीरो होगा तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है जीरो, लेकिन उस केस में
वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और डिवीजर से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है ना, क्योंकि अगर डिवीजर के बराबर रिमाइंडर नहीं छूट सकता है, ये केस ही नहीं बनता है, ठीक है ना, क्योंकि डिवीजर के बराबर अगर रिमाइंडर होगा तो वहां पे क्वोशिएंट एक और बढ़ जाएगा और कंप्लीट डिवीजन जो है पूरा हो जाएगा, वहां पे फिर रिमाइंडर बचने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। जैसे अभी पिछले वाले में आपने देखा था, हमने यहाँ पे कराया था कि 13 से हमने 389 को डिवाइड किया था, ठीक है, तो यहाँ पे 13 टू ज़ा आया था यहाँ पे 26 और यहाँ 12 बचा था और यहाँ ये 9 और फिर 13 9 ज़ा 117, ठीक है ना, तो यहाँ फिर से 12 बचा था, ठीक है। तो देखिए ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है, ठीक है, तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा आना चाहिए, ये यहाँ पे रिमाइंडर 13 नहीं आ सकता है, क्योंकि 13 अगर आ जाता तो फिर ये 13 आता कैसे है, 13 तो तभी आता ना जब यहाँ पे फिर 390 होता, और जब 390 होता तो फिर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, फिर हम ये एक एक करके क्यों लेते, ठीक है, तो वो फिर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये देखना है हमें कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहाँ पे यूज होती है और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। हम दो नंबर के गिवन नंबर के एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक 455 एंड 42, हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ये लाइन खींच लेंगे, इस तरफ हम अपनी मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से की जाती है, और इधर हम उसको यूक्लिड फॉर्म में लिखेंगे, जो यूक्लिड की इक्वेशन है उस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटा नंबर है तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर से छोटा नंबर मतलब डिवाइड होगा लेकिन वो डेसिमल में आएगा, इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 42 और यहाँ पे 455, यहाँ पे हमने 455 को एज अ डिविडेंड लिया है और 42 को एज अ डिविजर लिया है, ठीक है। तो 42 यहाँ पे सीधा सीधा कर देते हैं, 10 ज़ा 420, अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 35, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको लिखने पे जब आएंगे यूक्लिड के फॉर्म में तो इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने यूक्लिड एक्सप्रेशन के इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए तरीका क्या होता है, जो करंट स्टेप का डिवीजर है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंड बन जाता है, और जो करंट स्टेप का रिमाइंडर है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवीजर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसके 42 को एज अ डिविडेंड ले लेंगे और 35 को एज अ डिविजर ले लेंगे, और ये काम तब तक के करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, ठीक है। तो ये काम हमको तब तक करना है, फिर से डिवाइड करेंगे, 35 वन ज़ा 35, यहाँ ये 7 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको फिर से यूक्लिड की इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
अब इस स्टेप का डिवीजर ये है 35 है और रिमाइंडर ये है, तो अब इसके डिवीजर को हम यहाँ पर डिविडेंड की तरह लेंगे, ठीक, और इसके रिमाइंडर को हम यहाँ पे डिवीजर की तरह लेंगे, ठीक है। और फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो अब की देखिए यहाँ पे 7 5 35 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से यहाँ पे यूक्लिड की फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। अब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप का जो हमारा डिवाइजर होगा वही दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ रहा है और इस स्टेप का जो डिवीजर है वो 7 है, इसलिए 7 इज द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके दो नंबरों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये थी एप्लीकेशन। तो अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देख चुके हैं, उसका एप्लीकेशन देख चुके हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, कुछ हमारी अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, उनको हम देखेंगे। जिसमें हमारी पहली थ्योरम है, थ्योरम 1 इज एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर डिकम्पोजिशन इज यूनिक, ठीक है। ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखिए थ्योरम क्या कहना चाह रही है कि कॉम्पोजिट नंबर, पहले तो कॉम्पोजिट नंबर वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन हम फिर से एक बार याद दिला दें कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा। और प्राइम नंबर्स के बारे में जहां तक आप जानते होंगे कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से वो डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 2 3 5 7 एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो जब कॉम्पोजिट नंबर का क्या है कि कॉम्पोजिट नंबर के दो से ज्यादा भी फैक्टर होते हैं। दूसरे वर्ड्स में ये भी कहा जा सकता है जो नंबर प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट होंगे, सिंपल लैंग्वेज में, कि जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो फिर कॉम्पोजिट होंगे, ठीक है ना। तो जब जो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कैन बी एक्सप्रेस्ड, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। भाई बने तो वो होंगे प्राइम नंबर से ही ना, भाई दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, लेकिन वो जो फैक्टर होंगे छोटे छोटे, ठीक है ना, वो तो प्राइम ही होंगे ना, लीस्ट फॉर्म वाले फैक्टर होंगे ना, ठीक है ना। तो किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में शो किया जा सकता है, और हर कॉम्पोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर वाला फॉर्म होता है, ठीक है ना, जिसे हम उसका डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं, वो डिकम्पोजिशन, वो फॉर्म जो होता है वो यूनिक होता है, यानी कि एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म आएगा वो दूसरे का नहीं आएगा, ठीक है ना। दूसरे में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर के भी वही सेम प्राइम फैक्टर्स हैं और दूसरे नंबर के भी वही सेम प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर मान लिए किसी केस में प्राइम फैक्टर्स सेम हो गए तो उनकी काउंटिंग में फर्क होगा, कि एक में कोई प्राइम फैक्टर एक बार इस्तेमाल हुआ है तो दूसरे में एक से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है भाई, ठीक है ना। तो हम इस थ्योरम को भी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे हम दो नंबर्स का देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमारे पास यहाँ पे 150 है और एक नंबर है 2100। अब जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, 6 क्लास से शुरू कर देते हैं। तो
उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे हमने 150 ले लिया और जो हमारा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 2, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब 2 के बाद हम देखेंगे कि ये अब तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 3 से देखेंगे, चेक करेंगे कि डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये 3 से भी डिवाइड हुआ जा रहा है 25 टाइम्स। अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 5 से डिवाइड करेंगे। ये 5 5 25, फिर से 5 आया तो फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5। तो इस तरह से जो हमारे 150 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 × 3 × 5 × 5। अब इसी तरह से हम ये 2100 को देखेंगे। सबसे पहले हम 2 से स्टार्टिंग करेंगे। 2 1 2, 1050। फिर अगेन 2 से डिवाइड, अभी तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 5 10, 525। अब हम 2 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये क्योंकि ये ऑड नंबर आ गया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आगे मूव कर जाएंगे। तो 3 1 3, फिर 2 बचेगा कैरी, 3 7 21 और हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 2 बचा और फिर 3 7 21, फिर यहाँ 1 बचेगा और 3 5 15, ये हो गया। फिर उसके बाद में हमें अब ये फिर से एक बार 3 से ट्राई करेंगे, लेकिन अब की 3 से ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम 3 के बाद नेक्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर है 5। तो 5 3 15 और 5 5 25। अभी 35 बचा है यहाँ पे। 35 अगेन 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 7 35। अब ये यहाँ 7 बचा है, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 7 का ही आता है, 7 1 7। तो अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो इसका ये जो कॉम्पोजिट नंबर हमारा था 150, इसके जो पहली चीज तो ये प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट है, जैसा कि अपना उसने अपने स्टेटमेंट बोला है। यहाँ पे भी ये 2100 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। ये भी सारे प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट है। सारे कुछ प्राइम नंबर्स यहाँ पे रिपीट भी हुए हैं, यहाँ ऊपर भी रिपीट हुआ है ये 5 2 बार, यहाँ पे भी ये 2 2 बार रिपीट हुआ है, 5 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन है तो सब प्राइम ही ना, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया है। और दूसरी चीज ये कि जो इसका डिकम्पोजिशन हुआ है ये और इसका डिकम्पोजिशन हुआ है ये, तो इनका डिकम्पोजिशन यूनिक है। ये अपने आप में यूनिक है क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं है, और ये अपने आप में यूनिक है क्योंकि यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो इनका डिकम्पोजिशन भी यूनिक है। तो इस तरह से ये हमारी पहली थ्योरम हो गई। तो अब हम अपनी सेकेंड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में जो हमारी सेकेंड थ्योरम है, ठीक है। लेकिन सेकेंड थ्योरम में बढ़ने से पहले पिछली थ्योरम की कुछ चीजें देखेंगे और उसे ऑब्जर्व करके रखेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरम के लिए। जैसे यहाँ आपने देखा था 150 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए थे वो 2 × 3 × 5 × 5 हुए थे, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा पहला प्राइम फैक्टर है, ये हमारा दूसरा प्राइम फैक्टर है और ये हमारा तीसरा प्राइम फैक्टर है। और तीसरा प्राइम फैक्टर 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमने P3 × P3 लिख दिया, दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली एक बात ये है जो कि बहुत जरूरी है
कि जो 150 है ये इन्हीं प्राइम फैक्टर्स से डिवाइड हो सकता है सिर्फ, या इन प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से डिवाइड हो सकता है। इन प्राइम फैक्टर्स के अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टर अगर इसमें आता है इसको डिवाइड करने के लिए, तो वो उससे डिवाइड नहीं होगा। जैसे 150 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 2 150 का प्राइम फैक्टर है। 150 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 150 मतलब 3 जो है वो 150 का प्राइम फैक्टर है। 150 5 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 5 150 का प्राइम फैक्टर है। ठीक है, ये तो सिंगल प्राइम फैक्टर की हमने बात कर ली। फिर अब कॉम्बिनेशन देख लिया, 150 2 into 3 यानी कि 6 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 6 में जो दो प्राइम फैक्टर हैं 2 into 3 वो इसी के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है ना। 150 2 into 5 से डिवाइड हो सकता है यानी कि 10 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 10 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 150 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है। 150 3 into 5 से भी डिवाइड हो सकता है यानी कि 15 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि 15 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इस 150 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ 150 जो है वो 5 into 5 25 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक, तो कोई नंबर अपने ही प्राइम फैक्टर्स या उन प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा आप कोई अलग का नंबर ले आएंगे, जैसे हम इन प्राइम फैक्टर के अलावा हम अलग से एक 7 ले आए प्राइम फैक्टर, तो ये 150 इस 7 से डिवाइड नहीं होगा। हम अलग से 11 ले आए प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम नंबर ले आए 11, तो ये 150 इस 11 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 150 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 नहीं है, 11 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना। तो अगर किसी नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो नंबर दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट हो, हाजिर हो, तभी वो उसको डिवाइड कर पाएगा, अदरवाइज वो उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये इतनी बात यहाँ से क्लियर होती है और इसी की हेल्प से हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ते हैं जिसका स्टेटमेंट है इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, अब a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर a प्राइम है तो अच्छी बात है, अगर a प्राइम नहीं है तो मतलब कॉम्पोजिट होगा, और अगर a कॉम्पोजिट है तो कॉम्पोजिट भी तो प्राइम का ही कॉम्बिनेशन होते हैं। जो कॉम्पोजिट नंबर a है वो भी तो, जैसे यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर 150 था तो ये 150 भी तो प्राइम का ही कॉम्बिनेशन था ना, ये इसमें 2 3 5 प्राइम फैक्टर्स मिलके ही तो 150 बनाए थे ना। तो अगर a प्राइम है तो अच्छी बात है, और अगर प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है, तो वो प्राइम्स का ही कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर हम a को हम ऐसे लिख लें, प्राइम फैक्टर के कॉम्बिनेशन में लिख लें p1 p2 p3 डॉट 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 डॉट। अब हमें a की वैल्यू तो पता नहीं है, ये तो अननोन है, तो इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे ये भी हमें नहीं पता है, तो हम डॉट 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 करके मान लिया कि n प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये a नंबर अगर ऐसे है तो a स्क्वायर कैसे हो जाएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब इसका स्क्वायर कराएंगे लेफ्ट साइड पे तो राइट हैंड पे भी हर फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा वहां पे। अच्छा, अब जैसा कि इन्होंने बोला इफ अ नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहां मान लिया कि कोई नंबर है p और वो इसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहां से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब p जो है
इनमें से ही कोई नंबर है, कोई प्राइम फैक्टर, तभी तो उसको डिवाइड किया। अगर इनमें से ही कोई नंबर ना होता तो उसको डिवाइड कर ही ना पाता। ये चीज हम आपको यहाँ पे दिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो P जो है हमारा, इनमें से ही कोई नंबर है या इन प्राइम फैक्टर्स का ही कोई ना कोई कॉम्बिनेशन, मतलब इसका ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसी में छुपा हुआ है ये P जो है। तो P जब इसमें बिलोंग कर रहा है, इसी का ही एक हिस्सा है, इसी का ही एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। तो जब हम इसका मान लिया कि इसका कोई टर्म है, लेट P इज द kth टर्म ऑफ P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट, के कोई ऑर्डर है, 10वां 15वां 20वां, ठीक है ना। तो वो टर्म है P, इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि P जो है इसी का फैक्टर है। तो जब P इसका फैक्टर है, सो P is also present in जब P इसमें प्रेजेंट हो सकता है, और ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक। यहाँ स्क्वायर लगने से क्या हुआ, स्क्वायर लगने से ये हुआ ना, एक ही प्राइम फैक्टर दो बार आ गया, जैसे यहाँ पे ये, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई स्पेशल बात तो है नहीं यहाँ पे, स्क्वायर लगने से सिर्फ इतना ही हुआ कि एक प्राइम फैक्टर दो बार आ गया। यहाँ पे P1 दो बार आ गया, यहाँ P2 दो बार आ गया, यहाँ P3 दो बार आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से जो हमने k टर्म लिया है PK, ठीक है ना, के टर्म को हम ऐसे PK से शो करेंगे, तो बीच में कहीं ना कहीं PK का स्क्वायर भी होगा, ठीक है ना, तभी तो इसने इसको डिवाइड किया। तो जब ये P इसमें प्रेजेंट है तो P यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। और जब P यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, P इसको भी डिवाइड कर रहा है, हेंस P also divide A is equal to P1 P2 P3 ठीक है। तो P जो है इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां से हमारी बात कंप्लीट हो गई। देन P डिवाइड्स A वेयर A इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस तरह से P जो है A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि P जो है इसी का कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। और स्क्वायर में बस इतनी बात होगी कि वो प्राइम फैक्टर दो बार रिपीट हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड थ्योरम कंप्लीट होती है। तो हम अपनी सेकंड थ्योरम को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 24, इसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर, और ये जो है 3 एक हमारा प्राइम नंबर है, तो ये 24 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो 24 भी 3 से डिविजिबल होगा, इस चीज को हम चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम 24 का स्क्वायर लेंगे, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये वही 576 आता है। और जब इसके प्राइम फैक्टर्स किए जाएंगे तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 36, अगेन 2 से 18, अगेन 2 से 9, और देन 3
तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो हम यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही प्राइम फैक्टर, यहाँ पे ये 2 जो है वो 6 बार रिपीट हुआ है, तो ये दूसरा वाला प्राइम फैक्टर 3 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक। तो 24 का स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक फैक्टर 3 भी तो है ना। एक क्या मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है 3, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं एक फैक्टर 3 है प्राइम, इसलिए ये 24 का स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड होगा जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि जब किसी नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसमें एक ही फैक्टर 2 बार होता है, ठीक है ना। एक ही फैक्टर 2 बार होता है। जैसे यहाँ पे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, और वो एक पेयर है, ठीक है। और इसी के उल्टे आप अगर 24 में देखेंगे तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो चीज यहाँ पे 2 बार है वो चीज यहाँ पे 1 बार है, फिर जो चीज यहाँ पे 2 बार है वो चीज यहाँ पे 1 बार है, जो चीज यहाँ पे 2 बार है वो चीज यहाँ पे 1 बार है, और जो चीज यहाँ पे 2 बार है वो चीज यहाँ पे 1 बार है। अगर आपको इसी का स्क्वायर करना है तो आपको इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम फैक्टर से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम फैक्टर उसमें 2 बार है। तो जब स्क्वायर में 2 बार है तो नंबर में तो 1 बार होगा ना एटलीस्ट। इस तरह से यहाँ 24 के स्क्वायर में 3 2 बार है, तो 24 में तो 3 1 बार होगा ना, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए अगर 24 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 24 भी 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि स्क्वायर में जो फैक्टर 2 बार प्रेजेंट होता है वही चीज नंबर में 1 बार तो कम से कम प्रेजेंट होएगी ना, तभी तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड थ्योरम का एग्जांपल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो नंबरों की इरेशनैलिटी के बारे में है, कि अगर हमें प्रूफ करना हो कि कोई नंबर है और उसको इरेशनल प्रूफ करना हो तो हम कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये मतलब किसी भी प्राइम नंबर के बारे में हो सकता था, 3 के बारे में, 5 के बारे में, ठीक है ना। एक का पैटर्न देख लेंगे कैसे किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, बाकी सेम स्टेप रहेंगे, बस खाली नंबर चेंज हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे तो जो इरेशनलिटी है, तो इरेशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना, जो कि ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो रिपीट होते हैं। जैसे इस तरह से ये ना कहीं पे टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के डेसिमल्स जो हैं वो हमारे इरेशनल नंबर को शो करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब हम किसी चीज का डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ तक के करेंगे, कोई लिमिट तो है नहीं कि कहाँ तक किया जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैनुअल मेथड से बाय कैलकुलेशन ये चीज प्रूव करना मतलब काफी मुश्किल है। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हमने अगर डेसिमल की 10 प्लेस तक के कैलकुलेशन की है
या मान लिए डेसिमल के 50 प्लेस तक के 100 प्लेस तक के हमने कैलकुलेशन की है, उसके बाद नंबर रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, ये कोई जरूरी बात तो है नहीं, बहुत सारे नंबर हैं जो डेसिमल की 100 150 डिजिट जाने के बाद में रिपीटिशन उसमें होता है। ठीक है ना, तो इसको हम मैनुअली कैलकुलेशन के थ्रू तो नहीं प्रूव कर सकते हैं कि कोई नंबर इरेशनल है। तो हम इसका दूसरा रास्ता अपनाते हैं, जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। ठीक है ना, अगर रियल नंबर को बांटा जाए तो रेशनल और इरेशनल दो हिस्से होते हैं। ठीक ना, जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी बात को हम प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम जो बात प्रूव करनी है उसके अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसका उल्टा अज्यूम कर लेंगे कि √2 रेशनल नंबर है, और उसके बाद हम सारी रेशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी इस पे लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि क्या क्या होती हैं। हम सारी प्रॉपर्टीज इस पे लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जब उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी तो उससे ये साबित हो जाएगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है, और जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अपना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अज्यूम कर लेंगे, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में इसको अज्यूम कर लेंगे। अच्छा, अब रेशनल नंबर्स के बारे में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। पहली चीज तो जो रेशनल नंबर है वो P/Q फॉर्म का होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वरना फिर नंबर अनडिफाइन हो जाएगा। और तीसरी चीज ये कि एंड P and Q must be कोप्राइम्स। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका फैक्ट मतलब इसमें इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं रेशनल नंबर में। ठीक है ना, अब इसमें हम सारी कंडीशंस चेक करेंगे इसमें और देखेंगे कि क्या कमी रहती है। अच्छा, तो हम यहाँ पे √2 को P/Q फॉर्म ले चुके हैं। तो अब अगर देखा जाए Q को हम सामने ले आए यहाँ पे, तो √2Q इज इक्वल टू P। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Q² इज इक्वल टू P²। ठीक है, अच्छा, इसको यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। और अब अगर ये 2 हम यहाँ भेज दें तो यहाँ से Q² इज इक्वल टू P²/2 ये आता है। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है Q² एक नंबर है जो कि P² को 2 से डिवाइड करने पे मिल रहा है। ठीक है ना, P² को 2 से डिवाइड करने पे हमें नंबर Q² मिल रहा है। तो जब P² से 2 डिवाइड होगा तभी तो ये नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि
p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। अच्छा, अभी पिछली थ्योरम में हम क्या देख चुके हैं कि अगर किसी चीज का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पे p का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो उस थ्योरम से सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो p स्क्वायर डिविजिबल हो गया तो p भी 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अब एक बात हम और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि सो 2 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ p। यानी कि p अगर p को 2 डिवाइड कर रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर होगा तभी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे p जो है वो डिविजिबल है 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये p जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। तो जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आता है ना। तो यहाँ तो हमें चूंकि ये p वेरिएबल है तो अभी हमें एग्जैक्ट क्वोशिएंट तो पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा जो क्वोशिएंट आ रहा है। हमने मान लिया कि p को 2 से डिवाइड करने पे एक क्वोशिएंट आ रहा है r। ठीक है ना, ये हमने माना है, से मान लिया। ठीक है ना, कि इसको इससे डिवाइड करने पे एक हमारा क्वोशिएंट आ रहा है r। ठीक है ना। अच्छा, तो अब अगर यहां से देखा जाए 2 को सामने ले जाए तो p इज इक्वल टू 2r हो गया। अच्छा, और इस इक्वेशन का अगर हम फिर से स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां पे क्या हो गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो यहाँ से p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर था और यहाँ से p स्क्वायर जो है वो 4r स्क्वायर के बराबर है। तो दोनों में p स्क्वायर है, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2q स्क्वायर जो है वो 4r स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से ये 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर बचा। तो अब इस वाले 2 को हम नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब फिर हम इसको हम इसी की तरह रीड करेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि r स्क्वायर एक नंबर है जो q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे मिल रहा है। यानी कि जब q स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें r स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। भाई जब डिविजिबल था तभी तो ये r स्क्वायर आया, अगर डिविजिबल ना होता तो r स्क्वायर कहां से आता। ठीक है ना, तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, फिर हम अपनी पिछली थ्योरम पे लौटते हैं कि अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी तो 2 से डिविजिबल होगा। सो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अच्छा फिर हम ये वाला स्टेटमेंट इसमें ऐड करते हैं, जब q 2 से डिविजिबल है सो
2 is a prime factor of Q। भाई जब 2 Q को डिवाइड कर रहा है तो Q के प्राइम फैक्टर में 2 होगा ना, तभी तो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे Q का भी प्राइम फैक्टर 2 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे P का भी प्राइम फैक्टर 2 था, यहाँ पे Q का भी प्राइम फैक्टर 2 है। ठीक है, तो यानी कि 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे सो 2 is a common factor of P and Q। 2 जो है वो P और Q में कॉमन फैक्टर हो गया, और जब P और Q में कॉमन फैक्टर हो गया 2, तो P और Q जो है वो कोप्राइम नहीं बचे। ठीक है ना। देन P and Q are not कोप्राइम, और जब P और Q कोप्राइम नहीं बचे तो यहाँ पे एक कंडीशन थी कि P और Q कोप्राइम होना चाहिए। जब P और Q कोप्राइम नहीं बचे तब क्या हो गया, हेंस P अपॉन Q इज इक्वल टू √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जब P और Q को प्राइम न बचे तो P अपॉन Q रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना, जो कि √2 के बराबर था, यानी कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो जब √2 रेशनल नहीं है तो क्या होगा, हेंस इट इज एन इरेशनल नंबर। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से पूरे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने अपनी बात को प्रूव कर दिया। तो अब इसी तरह से सारे नंबर्स की इरेशनैलिटी प्रूव होगी। सेम स्टेप यही होंगे, बस नंबर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे √2 है तो जहां जहां 2 है वहां मतलब √2 की जगह अगर हमें √3 करना है तो जहां जहां 2 है वहां पे 3 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी प्राइम नंबर का अगर रूट को इरेशनल प्रूव करना होगा तो सेम पैटर्न रहेगा, बस नंबर खाली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये हमारी थ्योरम 3 कंप्लीट हो गई। तो अब तक के आपको रियल नंबर के जो क्लास 10 के हमारे सारे कॉन्सेप्ट थे वो मैंने क्लियर करा दिए हैं। अब जो इसकी एक्सरसाइज आएगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो आप लोगों से अब रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो इस वीडियो को लाइक किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। ठीक है, और अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स अवेलेबल है आपके लिए, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो तब तक के अगली वीडियो के लिए गुड बाय।